हेलो क्लास 9, दिस इज़ रजना। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, और आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 67 का एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक द कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच द प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। बेसिकली हमें क्या लिखना है इसमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस लिखना है। तो आप लोग देखिए, यहाँ मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या किए हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के में डिफरेंसेस को बताने की कोशिश की गई है। तो पहला है क्या, सेल वाल। आप लोग सभी जान रहे हो सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में वो एब्सेंट होता है। शेप ऑफ द सेल कैसा होगा, डिस्टिंक्ट एजेस शेप इज आइदर रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप का भी हो सकता है ना। और एनिमल सेल जो है वो राउंड और इरेगुलर शेप का हो सकता है। न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रेजेंट होता है, लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल, एक साइड में होता है। जैसे मान लो कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के क्योंकि वैक्यूल्स बड़ा होता है इसलिए वो सिर्फ एक साइड में छोटा सा होता है, ठीक है। बट इन एनिमल सेल प्रेजेंट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। लाइसोसोम रेयरली प्रेजेंट। प्लांट सेल्स में जो होता है लाइसोसोम प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एनिमल सेल में ये लाइसोसोम जरूर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम का क्या काम है, वेस्ट का को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्लास्टिड प्लास्टिड में ही पाया जाता है क्लोरोफिल, और ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स, प्लांट सेल में बस एक बड़ा सा वैक्यूल्स पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस किसमें, एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल इज डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल्स। ये सेम क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तब फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स है जो बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और एक सिंगल डीएनए पाया जाता है। उनके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला वगैरह पाए जा सकते हैं। बाकी कोई भी सेल ऑर्गेन्स नहीं पाया जाता, ना ही सेल ऑर्गेन्स मेम्ब्रेन बाउंड पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइसोसोम, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, सब कुछ प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल डेवलप सेल होते हैं और सभी के सभी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। तो क्योंकि इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो मैं इसमें तो इसे थोड़ा फास्ट करूँगी। जो साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ये बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल के साइज़ डेवलप तो होते ही हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर तक ये हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है, द न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डेवलप। न्यूक्लियस बहुत डेवलप नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इसमें एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। तो बच्चों तुम लोग ऐसे समझो कि एक सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस और बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही रप्चर कर जाए, क्या होगा, अंदर वाले मटेरियल बाहर जाने लगेंगे, बाहर वाले मटेरियल अंदर आने लगेंगे, जो सेलेक्टिवली परमिएबल का काम है वो सब खत्म हो जाएगा, और हो सकता है सेल की डेथ भी हो जाए। तो हमें बस इसे ही लिखना है, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, देन मॉलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। आराम से आना जाना कर सकते हैं, कोई भी रोक नहीं होगा किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर आने और जाने में।
as plasma membrane act as mechanical barrier exchange of material from its surrounding through osmosis and diffusion in the cell won't takes place, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सिर्फ अलाउड करने वाले मटेरियल ही उसके अंदर आते हैं और जाते हैं, जिसको परमिशन देता है। तो ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कोई भी मटेरियल अंदर आएगा, कोई भी बाहर जाएगा। Consequently, the cell would die due to the disappearance of the protoplasmic material। तो फाइनली क्या होगा, सेल डेड हो जाएगा क्योंकि उसके पूरे सिस्टम ही क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ़ देयर वॉज नो गोल्जी अपरेटस। अगर एक सेल में गोल्जी अपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग याद करो कि गोल्जी अपरेटस का काम क्या था। मैं इससे रिलेटेड वीडियो क्या करूँगी, आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूँगी। अगर आप बहुत डिटेल अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। बच्चों बेसिकली गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है, यहाँ मैंने पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, स्टोरेज होता है, सब्सटेंस को स्टोर करता है, जो भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आ रहे हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर जा रहे हैं उसको वो स्टोर करता है, पैक करता है और फिर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है मैंने। तो क्या क्या काम, ये सारे काम क्या होंगे, रुक जाएंगे, है ना। So, the Golgi apparatus consists of stacks of membrane-bound vesicles whose function are as follows। क्या क्या फंक्शन है Golgi apparatus के, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सब्सटेंस। विदाउट द Golgi apparatus, बिना Golgi apparatus के the cell will disable from packaging and dispatching materials that were produced by the cell। तो जो भी सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल, उसका ना पैकेजिंग होगा ना डिस्पैचिंग होगा। द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता, वो भी नहीं हो पाएगा। हेंस इन द एब्सेंस ऑफ गोल्जी apparatus सेल विल नॉट बी प्रोड्यूस। तो इसका मतलब है कि अगर गोल्जी apparatus नहीं होगा तो सेल भी नहीं बनेगा, और ये जो पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा है डिस्पैचिंग का, ये सारे काम क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई। यस, हम लोग बिल्कुल पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, आइए पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखें। ये देखो बच्चों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन ये वाला, एक होता है इनर मेम्ब्रेन जो काफ़ी फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टे के नाम से जानते हैं। इसी क्रिस्टे के ऊपर ये जो पार्टिकल्स आप लोग को ब्राउन ब्राउन कलर का चिपका हुआ दिख रहा है, ये है क्या, F0 F1 पार्टिकल, या हम लोग ऑक्सीजोम के नाम से भी जानते हैं। इसी ऑक्सीजोम में क्या होता है बच्चों, इसी ऑक्सीजोम में ATP के फॉर्म में एनर्जी फॉर्मेशन होता है, और इस एनर्जी फॉर्मेशन के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और एनर्जी फॉर्म हो कैसे रही है, जो ग्लूकोज हम लोग खाने के फॉर्म ले रहे हैं C6H12O6 प्लस जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं सांस में, यही क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा, और प्लस ATP के रूप में एनर्जी फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो यही आंसर लिखा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। It is because it releases the energy required for different activities for life। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करता है जो हम लोग अपने बाकी एक्टिविटी को करने में यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, इसेंशियल फॉर न्यूमरस केमिकल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है और सबके लिए हमें एनर्जी चाहिए, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। Hence ATP is often referred to as energy currency of the cell। तो ATP को energy currency of the cell भी कहा जाता है। It is very important for the objective। ठीक है,
और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। एक सेल में प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो बच्चों हम लोगों ने इसके पहले एक्सरसाइज में भी देखा कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है राइबोसोम में, जिसका फॉर्मेशन तो न्यूक्लियोलस के अंदर हो रहा है, बट वो फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ रहता है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन तो हो जा रहा है राइबोसोम में, और लिपिड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बच्चों? लिपिड का फॉर्मेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो द आंसर इज लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ है, पर आप लोग लिखिएगा कि लिपिड का फॉर्मेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद राइबोसोम में। 7 क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है? इसका फिगर से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया है आपको। अमीबा है, इसके सामने जैसे ही फूड रहता है ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं सुडोपोडिया। ये सुडोपोडिया फूड वैक्यूल्स की तरह अपने अंदर क्या कर लेता है? उस फूड मटेरियल को ले लेता है। जब ये फूड मटेरियल अंदर चला गया तो ये डाइजेस्ट होगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स से, क्लियर। और फिर जब ये डाइजेस्ट हो गया तो कुछ वेस्ट का फॉर्मेशन भी होगा। ये वेस्ट का फॉर्मेशन भी वैक्यूल्स के द्वारा ही क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस का भी प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेल एनिमल है, तो वो सेल से ही क्या कर रहा है? खाने को भी ले रहा है, और सेल से ही के मेम्ब्रेन से ही क्या करता है? अपने वेस्ट को बाहर निकलता है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई सबस्टांस आता है तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और अगर कुछ बाहर जाता है तो हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ वही टर्म यूज़ किया गया है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस द अमीबा obtain its food and its cell membrane is flexible enough. Food particles are engulfed, forming a food vacuole girdling it, which is assisted by the pseudopodia. Amoeba secretes digestive enzyme to bring about digestion of the engulfed particle once food is trapped. जैसे ही फूड को अंदर ये लेता है क्या करता है? डाइजेस्टिव मटेरियल, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस अभी एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने देखा कि ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न का ही प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। बट ऑस्मोसिस जो होता है वो कहाँ होता है बच्चों? वो वाटर मॉलिक्यूल्स में होता है, और डिफ्यूज़न जो होता है वो एयर मॉलिक्यूल्स में होता है। बस हमें ये चीज़ों को याद रखना है। So the process of the movement of water molecule from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. यहाँ पर देखो, ये जो ऑस्मोसिस का फिगर है आप इसमें ये बना सकते हैं। इस आंसर में आप लोग फिगर को ज़रूर जोड़िए। जब भी बायोलॉजी में अगर पॉसिबल है तो हमें फिगर ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि फिगर से ही हमें बायो में मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करना क्या है? हमें 3-4 छिला हुआ आलू लेना है, ठीक है। और 4 छिले हुए आलू में एक आलू क्या होना है? बॉयल लेना है, और हमको को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना हो, उसमें कप जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह से आलू को आधा आधा काट करके और बीच में क्या करना है? कप जैसा स्ट्रक्चर बना लेना। कितना लेना है हम लोग को? 4 लेना है, A, B, C और D, जिसमें एक जो होगा वो बॉइल्ड आलू होगा। ये जो D होगा ये बॉइल्ड आलू का है। A
और बी और सी जो है वो कच्चे आलू का है। ठीक है, ये बी वाले में क्या करना है, हम लोग को शुगर डाल देना है, शुगर सॉल्यूशन, और ये सी वाले में क्या करना है, हम लोग को सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देना है। ठीक है, अब होता क्या है, आफ्टर सम टाइम्स ये सॉल्ट वाले में कुछ पानी आप लोग को नज़र आएगा इस बॉक्स में, और ये शुगर वाले में भी क्या होगा, हमें कुछ पानी नज़र आएगा, जबकि ए में और डी में कोई पानी नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्यों बी और सी में पानी जमा हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि ए क्यों नेसेसरी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि आप ये बताओ कि ए और डी में पानी गैदर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो बच्चे पानी की अगर बात कर रहे हैं तो पानी का ट्रांसफ़र होता कैसे है, ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में पानी का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ए यहाँ जो आलू है ये कच्चा आलू है, इसमें कोई नमक या चीनी हमने डाला ही नहीं, तो कोई कंसंट्रेशन वाटर का बना ही नहीं हायर टू लो, इसलिए पानी का मूवमेंट नहीं हुआ। जबकि बी और सी में हमने क्या किया, शुगर और सॉल्ट डाला, तो आलू के अंदर का जो पानी था उसका हायर था कंसंट्रेशन शुगर और सॉल्ट की कंपैरिजन में, इसलिए हाई टू लो क्या हुआ, पानी ट्रांसफ़र हुआ और ये दोनों कप्स में पानी भर गए। जबकि डी क्या है, एक बॉयल्ड आलू है जिसके सेल कैसे हैं, डेड हैं, तो डेड सेल में इसमें भी चीनी डाला गया था। ठीक है, इसमें भी चीनी डाला गया था, बट क्योंकि ये आलू क्या है, डेड है, इसलिए डेड सेल कोई भी काम नहीं करता, इसलिए हाई टू लो कंसंट्रेशन में इसका कोई भी काम नहीं होगा। सो यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए आपको। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर है वाटर एक्यूमुलेट इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी एज ए डिफरेंस इन द वाटर कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व, क्योंकि डिफरेंस था वाटर कंसंट्रेशन में नमक और चीनी डालने के बाद, इसलिए पानी जमा हो गया बी और सी में थ्रू एंडो ऑस्मोसिस। पोटैटो ए क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिखा रहा है एक ऐसा सिनेरियो कि कच्चा आलू में अगर हम लोग नमक और चीनी नहीं डालते हैं तो पानी का कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है, वो तो आलू के अंदर है, बाहर का कंसंट्रेशन लो या हाई होगा तभी तो पानी ट्रांसफ़र होगा, इसलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड नंबर क्या है कि ए तो कोई चेंज नहीं दिखा रहा है, वो लिविंग सेल है फिर भी, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है। डी में हमने चीनी डाल दिया, कंसंट्रेशन बना दिया, लेकिन फिर भी उसके कप में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि डी क्या है, एक डेड सेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो सेल डिवीज़न बच्चों 2 तरीके से होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। इसके लेक्चर के वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है, जिसमें डिवीज़न जो होता है सिर्फ एक बार होता है और बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों ही डॉटर सेल्स में आ जाते हैं। मगर मियोसिस जो होता है वो सिर्फ गैमेट सेल्स में होता है, जिसमें कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं आगे के सेल्स में, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, एग और स्पर्म सेल जो कि गैमेट सेल्स हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, जो कि होता है एक सोमैटिक सेल्स में, एंड मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर का एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। ओके, थैंक यू।